हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हमारी जो क्लास है वो ऑब्जेक्टिव फिजिक्स के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे वेक्टर के सवाल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर क्या होता है? हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो दो बातों से रिप्रेजेंट की जाती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। उसको हम बोलते हैं वेक्टर। और जो फिजिकल क्वांटिटी खाली एक ही बात से समझ में आ जाए उसको हम बोलते हैं स्केलर। स्केलर का मतलब होता है नंबर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पूछेगी अब कितना समय हो गया, तो टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है और मैं कहूँगी भाई 5:15 हो गए, तो 5:15 का मतलब मैंने मैग्नीट्यूड बता दिया। आपको समझ में आ गई होगी। डायरेक्शन तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होगी जिनके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, ठीक है। उनको बिना डायरेक्शन के हम नई बात बनेगी। जैसे आपने कई बार होर्डिंग देखे होंगे, सड़कों के ऊपर लगे रहते हैं ऐसे, जैसे कोसली 23 किलोमीटर और इधर। तो इसके अंदर दो बातें छुपी हुई है। देखो, कोसली 23 किलोमीटर तो हो गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ हमें जाना है। तो जब हमारे जाके समझ में आएगी। और मान लो कोई चौराहा आ जाए जिस पे तीर के निशान नहीं लग रहे हो और रास्ते 4 जगह जाते हो ऐसे ही हूँ, और मेरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हो, तो मैं सामने देखूँ कि कोसली 23 किलोमीटर, अभी पता नहीं सीधा जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो वहाँ पे डायरेक्शन बतानी ज़रूरी होगी कि कोसली 23 किलोमीटर इधर, जब इधर होगी तो अपनी गाड़ी को इधर मोड़ लूँगा, ठीक है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दो बात बताने समझ में आए उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर। और एक बात बताने समझ में आए उसको क्या बोलते हैं, स्केलर। स्केलर का पर्यायवाची दूसरा क्या होता है, नंबर भी होता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ सवाल भी करेंगे। वेक्टर्स को आमतौर पर हम ए और बी से लिख देते हैं। इसको पढ़ा जाता है वेक्टर ए। क्या पढ़ोगे इसको, वेक्टर ए। इसको ए वेक्टर नहीं पढ़ना है। जब ए वेक्टर कहूँगा तो ए वेक्टर फॉर्मूला ऐसे निशान लगेगा यूँ, और मैं कहूँगा वेक्टर ए तो वेक्टर और फिर ए, ऐसा लिखे जाता है। तो आमतौर पर वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं, ए और बी नाम से होते। ये फोर्स, जैसे फोर्स भी है, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी, वो भी वेक्टर है, तो उसको तो हम उसके नाम से ही लिखेंगे। वेलोसिटी को वी नाम से लिखेंगे। लेकिन कई बार इनको हम उनके नाम ना देख के हम जर्नल लिख देते हैं और ए और बी से। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये 5 सवाल इस वीडियो के अंदर सेलेक्ट किए हैं। इनको सीखेंगे, इनको कैसे सोल्व करें। अब जहाँ पे ए और इन पर तीर का निशान लग रहा है समझ जाएगा वेक्टर हैं। कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे वेक्टर हैं जिनके ऊपर हमने कैप लगाई हुई है, ऐसे देखो ही। इनको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब, यूनिट का मतलब जिसका मान एक हो। जैसे नहीं कहते हैं कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है, तो यूनियन, यूनियन मतलब यूनिट यानी कि एकता। समझ में आई बात है? जैसे एकता, एक, यूनिट। तो ऐसा वेक्टर जिसका मान एक हो उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। लेकिन उसके ऊपर तीर का निशान नहीं लगाना होता है, उसके ऊपर हम ऐसे कैप, हैट, कैप, कैरेट, इनको कई नाम से बोल देते हैं हम। तो ये होगी बात ऐसी। तो इनमें यूनिट वेक्टर कौन से हैं, देखो ये तो यूनिट वेक्टर हैं और ये वेक्टर हैं। इनका मान कुछ अलग हो सकता है। उसके बाद आती है कि भाई इनकी डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर की जो डॉट प्रोडक्ट होती है उसको हम ए डॉट बी से लिखते हैं। डॉट का मतलब डॉट ये होती है ए बी कोस थीटा के बराबर। और क्रॉस प्रोडक्ट हो तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हम यहाँ पे क्रॉस का ही निशान लगाएंगे। ये होती है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप उस क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन देता है। जैसे कोई पेज हो गया, जैसे पेज का ऐसे समझ लो, जैसे ऐसा ही कोई पेज था, ये वाला इधर वाला हिस्से को मैं वेक्टर ए कहूँ, इधर वाले हिस्से को वेक्टर बी कहूँ, और इसको मैं ए से बी घुमाऊँ तो पेज ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो पेज ऊपर जाएगा, यानी कि ये वाली इसकी डायरेक्शन को बताएगा। और मैं बी से ए घुमाऊँ तो ये नीचे की तरफ जाएगा, तो ये यानी कि ये इसकी डायरेक्शन देता है ए क्रॉस बी की। ये जो चीज़ है ये ए क्रॉस बी है। तो इनको हम यूज़ करते हुए आज अपने 5 सवालों को सॉल्व करेंगे। ये याद रखना, ए बी इसके बराबर होती है। और कोई भी एक वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू वेक्टर मैग्नीट्यूड। वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐसे मोड में बंद कर देते हैं और सिंपल ए से भी लिख देते हैं।
इस पर कोई तीर का निशान नहीं होगा, इसका मान निकालने का तरीका होता है, अभी मैं सिखाऊंगा। अभी ये तुम कहोगे सर ये एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा वेक्टर देखो, इसमें एक्स का रोल ये करेगा, वाई का रोल इसमें 1 कर रहा है, इसमें जेड का रोल 3 कर रहा है। तो ऐसे एक्स वाई जेड इनका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो भाई करें काम शुरू। ये सारी जनरल नॉलेज की बात मिल गई हो तो इस सवाल को लेते हैं। अभी देखो पहला सवाल पढ़ो क्या है ध्यान से। वो कहता है कि 2 वेक्टर दे रखे हैं और वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी है। नु कहे एक तीसरा वेक्टर निकाल के दिखाओ सी का मान, अगर ये वाली कंडीशन हो। तो जो दे रखी है 0 के बराबर, तो इसको डियर स्टूडेंट हमने सी का मान निकालना, सी को उधर ले जाओ। तो सी इज इक्वल टू किसका बराबर आ जाएगा, a + 3b। और a है मेरा इतना 3i + j + 3k। और b वाले को 3 से गुणा करके लिख दो इसका नीचे। 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 9i + 15j - 10। 3 से गुणा करने तो माइनस का 6k। इसको सोल्व कर लो क्योंकि हमने दोनों जोड़ने हैं। जोड़ोगे तो देखो ऐसे जुड़ जाएंगे सीधे। 9 और 3 12i, 15 और 1 16j और माइनस का 3k इज इक्वल टू वेक्टर सी। ये सवाल हो गया आपके हवाले, कर लोगे, सिंपल डायरेक्ट करना है। उसके बाद वो वाला सवाल करते हैं। देखो तीसरा सवाल, वो 2 वेक्टर दे रखे हैं, उसमें एक यहाँ पे n लिख रखे होगा, तो इस n का मान बताओ। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। जब ये परपेंडिकुलर होंगे तो देखो अभी मैंने सिखाया था a.b किसके बराबर होती है, ab cos थीटा। जब इनके बीच में एंगल a और b के बीच में जब एंगल होगा वो कितना हो, 90 डिग्री हो, तो उसकी a.b कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। देखो कैसे भाई, यहाँ पे cos 90 रखेंगे तो cos 90 का मान कितना होता है, 0। तो a.b कितनी आ गई, 0। तो डियर स्टूडेंट्स हम इनकी a.b निकालेंगे, उसको 0 के बराबर रख देंगे, हमारा n का मान आ जाएगा। समझ में आ गई ये बात। तो अब देखो इनकी a.b निकालने भी सिखाऊंगा, ये यहीं पे ही करवा देता हूँ। तो इसकी a.b कैसे आएगी, देखो a.b इज इक्वल टू इनकी कोफिशिएंट की गुणा कर लिख दो। यहाँ पे 1 है तो 2 1 कम 2 जमा की 6 -4n। और ये कैसे दे रखे हैं, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी a.b कितनी होती है, 0। तो जब इसको 0 रखेंगे तो ये आ गया 0 इज इक्वल टू 8 - 4n। और 4n इज इक्वल टू 8 और n का मान कितना आ गया, 2। ये सवाल भी हमारे हवाले हो गया है। परपेंडिकुलर दे रखे हो तो a.b को 0 कर दिया करो। उसके बाद आता है भाई, उसके बाद करवा लो ये वाला सवाल करवा लो, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन। इनके बीच में हमने एंगल निकाल कर दिखाना है। तो अभी देखो मैंने सिखाया था आपको कि कौन सा फार्मूला था, ये था a.b इज इक्वल टू ab cos थीटा। और एंगल निकालना है तो एंगल लिख देते हैं यहाँ पे, cos थीटा इज इक्वल टू a.b बटे ab। ठीक, वही फार्मूले को मैंने मॉडिफाई किया, एंगल निकालेंगे। तो अब जो है सबसे पहले तो इनकी a.b निकाल लेते हैं, फिर ab निकाल लेते हैं। तो a.b तो निकालनी आ गई आपको, a.b इज इक्वल टू कर दो इनकी गुणा, 5 5 25 और माइनस माइनस क्या होगी, प्लस 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 25। तो a.b तो आ गई 50 बटे। अब a का मान निकाल लेंगे। अब a का मान निकालोगे तो कैसे आएगा, देखो a का मान आएगा यहाँ से, वेक्टर a का मान जो आएगा, यानी कि सिंपल a लिखो जी, ऐसे लिख लो, ये आएगा इसका स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। देखो इधर सीखो भाई थोड़ा ध्यान से, प्लस ये फार्मूले में है प्लस, ये माइनस का 5 है, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आ जाएगा। और 25 जमा 25 कितना होगा, √50। इसी तरह बी वाले का निकलवाओ, ये बात लिखो चाहिए, बी लिखो, सिंपल एक ही बात है। इसका उत्तर भी यही आएगा, सेम ही देखो √50। इन दोनों को यहाँ पे लिख दो √50 क्योंकि ए का मान भी √50 है, बी का भी। और ये आ गया हमारा 50 बटे 50, कट ऑफ कितना आएगा 1। तो cos थीटा किसके बराबर है, 1 के। तो cos 1 कब होता है, 0 पे। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ऐसे हमने अपना ये सवाल भी सोल्व कर लिया है ना, आसान। देखो उसके बाद आता है भाई ये वाला सवाल करना है। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये जो ट्रायंगल जो हमने पढ़ी थी उसके अंदर रिजल्टेंट ऐसे देते थे, r इज इक्वल टू a² + b² + 2ab cos थीटा। अब ये इस पर्सन और इस सारे का अंडर ये होता है ट्रायंगल लॉ से। ट्रायंगल लॉ के अंदर 2 वेक्टर होते हैं, जैसे एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर ये हो गया।
तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो थर्ड साइड देती है, जिसको हम अपोजिट ऑर्डर में लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे भाई 2 इक्वल वेक्टर्स हैं P ईच, यानी कि जो A और B किसका रोल कर रहे हैं, P का, वो एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं ऐसे, और उनके बीच में एंगल 120 है, तो उनका रिजल्टेंट बताना कितना। तो मैं इसकी जगह लिख दूँ अब P², ये भी P² जमा 2, ये भी P और P कितना हो जाएगा P² cos 120 अंडर द रूट P² और P² कितने हो गए 2P², 2P² और cos 120 होता है -1/2। cos 120 कितना हो गया -1/2 अंडर द रूट। cos 120 का मान चेक करते हैं एक बार। देखो ये हमने याद रखना है, ये ऐड शुगर 2 कॉफ़ी 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो cos 120 को ऐसे लिख दो cos 90 + 30, और 90 की लाइन जो वो खतरनाक लाइन होती है cos का क्या बना देगी sin 30, और sin 30 का मान होता है 1/2। अब उसके बाद देखते हैं हमारी सुई यहाँ पे 120 तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे तो साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन अपना पर्सन तो cos में है, तो ये -1/2 हो जाएगा। तो हमने ये -1/2 रख दिया है। अब इसको भाई थोड़ा सोल्व करते हैं। ये माइनस का तो आ ही गया यहाँ पे, 2 से 2 कट गया, तो P² में से 2P² में से P² जाएगा तो कितना बचेगा। अब कहोगे सर P² अंडर द रूट, तो कितना उत्तर आएगा P। तो इसमें जो P वाला है इस पर टिक का निशान लगा दिया, P वाले पर टिक का निशान लगा दिया। ये सवाल भी अपना हो गया आसान तरीके से। एक और ले लो, 2 फोर्सेस 5 न्यूटन एंड 12 न्यूटन एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल, द नेट फोर्स बिटवीन 7 न्यूटन और 17 न्यूटन के बीच में करेगा। देखो जब भी बिटवीन की बात आ जाए ना, तो ये सोचा करो कि ये cos थीटा जो है वो किस किस के बीच में लाई करता है, -1 और 1 के बीच में। cos थीटा का मान इन दोनों के बीच में लाई करता है, तो दोनों को उठाते हैं भाई। एक बार तो रिजल्टेंट निकालते हैं इसका, 5 की 2 जमा 12 की 2 जमा 2 × 5 × 12 × cos थीटा का मान एक बार लिखो -1 अंडर द रूट, और ये होगा अपना 25 जमा 144, और भाई 12 × 5 = 60, 60 दूनी 120 -120, और इसको सोल्व करेंगे तो बच जाएगा भाई 24 और 49 आ जाएगा 7 न्यूटन। और डियर स्टूडेंट्स एक बार निकालेंगे प्लस करके, यहाँ पे हम प्लस रखेंगे, तो प्लस रखोगे तो 120 20 में जुड़ जाएगा, तो 120 इसमें जुड़ जाएगा, तो अपना उत्तर होगा 289, तो 17 न्यूटन। तो हमारा जो उत्तर जो रिजल्टेंट आया है वो किस किस के बीच में लाई है, 7 न्यूटन और 17 न्यूटन। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको ये 5 सवाल समझ में आ गए होंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।